हेलो बच्चों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल कंबोज सर पर। तो इस वीडियो में देखेंगे बच्चों क्लास 10th का जो आज पेपर यानी 28 मार्च 2022 को पेपर हुआ है हिंदी का, उसका कंप्लीट सॉल्यूशन। और अभी तक बच्चों जितने भी बच्चों ने कमेंट करी है सभी की पॉजिटिव कमेंट ही आए कि सर पेपर हमारा बहुत अच्छा हुआ। थैंक यू सो मच, सभी ने धन्यवाद किया मेरा। और बहुत अच्छा लगा कि मेरी वजह से आप लोगों का पेपर अच्छा गया और आपने भी बहुत मेहनत करी। और मेरे को भी बहुत अच्छा लगा कि आपने मुझे इतना सपोर्ट किया, इतना प्यार किया। ठीक है, तो बच्चों इस वीडियो में मैं जो आज आपका पेपर हुआ है हिंदी, उसका पूरा सॉल्यूशन बताऊंगा। और उसके बावजूद अगर आपको किसी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट कर सकते हैं। और जो नेक्स्ट पेपर है आपका 31 मार्च को साइंस का है, उसके मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पहले ही वीडियो उसकी अपलोड कर दी है। ठीक है, और एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा, कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं, तो मैंने वो वीडियो भी अपलोड कर दी है। ठीक है, तो 2 वीडियो हैं, आप उन दोनों वीडियो को देखिए। और उसके बाद भी अगर किसी भी कोई भी डाउट हो तो आप ज़रूर पूछिए। ठीक है, तो बच्चों मैं सीधा आता हूँ सॉल्यूशन पे। और एक चीज़ और, एक बच्चा है पूजा कश्यप नाम से उसकी ईमेल आईडी है, तो उसके कंटिन्यू कमेंट आए हैं कि सर जो साइंस के मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं उनका सॉल्यूशन आप इंग्लिश में कर दीजिए, जबकि मैंने सारे जो क्वेश्चन है वो हिंदी में बताएं। तो बच्चों देखो, इस बार जो आपका क्वेश्चन पेपर आएगा वो हिंदी और इंग्लिश दोनों में आएगा, बट जो नेक्स्ट ईयर से आएंगे आपके क्वेश्चन वो टोटली इंग्लिश में आएंगे। किसके? साइंस के। और मैंने ये जो पूजा कश्यप हैं उनके लिए मार्केट में भी पता किया। मैंने सोचा कि अगर मार्केट से मुझे अगर क्वेश्चन बैंक मिल जाता है कंप्लीट इंग्लिश में, जो यूके बोर्ड का हिंदी में मिला है मेरे को, अगर वो मिलता है तो मैं वो परचेज़ करके बता दूंगा। बट मैंने मार्केट में 3-4 शॉप पे पता किया तो वो मुझे पेपर नहीं मिला, क्वेश्चन बैंक नहीं मिला है। और अब मैं उनसे ये कहूँगा कि आप जो मैंने हिंदी में पीडीएफ अपलोड की है, पहले जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो है उसमें अपलोड कर दी, तो आप वहाँ से क्वेश्चन रीड करिए और उसको ट्रांसलेट कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको कोई क्वेश्चन समझ नहीं आता तो ज़रूर आप कमेंट करिए, तो कोशिश करूँगा कि उसका सॉल्यूशन कर सकूँ आपकी प्रॉब्लम का। ठीक है, तो बच्चों ज़्यादा टाइम वेस्ट करते हुए ना आते हैं सीधा क्वेश्चन पेपर पर। तो आज का क्वेश्चन पेपर जो हुआ है वो मेरे हाथ में है और इसका कंप्लीट सॉल्यूशन मैं कर चुका हूँ। बस सॉल्यूशन अब आपके सामने लाता हूँ मैं। तो इसमें देखो सेम पैटर्न मैंने ऑलरेडी बता दिया था किस तरह से कौन सा क्वेश्चन आना है, कितने नंबर का आना है। ठीक है, और उस वीडियो को आप सभी ने बहुत प्यार दिया। एक वीडियो में लगभग 3,500 व्यूज़ गए हैं और एक वीडियो में लगभग 2600-2700 व्यूज़ गए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी बच्चों का। ठीक है, इसी तरह आप प्यार बनाए रखें। तो आते हैं सीधा 2022 के हिंदी पेपर के फर्स्ट नंबर पर। इसमें देखो खंड आ है। खंड आ में था कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो ये आपने पूरा गद्यांश पढ़ लिया होगा, तो मैं सीधा इसके आंसर्स पे आता हूँ। तो जो इसका पहला क्वेश्चन है, साहित्य किसे कहते हैं, तो इसका जो आंसर था आपका फर्स्ट लाइन में था कि ज्ञान राशि के संचित कोश को ही साहित्य कहते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर सिर्फ इतना ही था। देखो जो ये क्वेश्चन है 5 हैं, 2-2 नंबर के हैं। तो जो पहला क्वेश्चन था साहित्य किसे कहते हैं, तो ज्ञान राशि के संचित कोश को ही साहित्य कहते थे, ये था इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन जो है, इसमें कौन सी भाषा भिखारिन के समान समझी जाती है, तो इसका जो आंसर है वो है सब तरह के भावों को प्रकट, उसी के आगे जो हमारा फर्स्ट नंबर का आंसर था उसी के जस्ट आगे, सब तरह के भावों को प्रकट करने की योग्यता रखने वाले और निर्दोष होने पर भी भाषा अपना निज का साहित्य नहीं रखती तो वह रूपवती भिखारिन की तरह हो सकती है और समान समझी जाती है। ठीक है, अब गा नंबर देखते हैं, संचार में कौन सी जाति असभ्य कहलाती है, तो इसका जो आंसर है वो है बच्चों आपका फर्स्ट जो पैराग्राफ है उसकी सेकंड लास्ट लाइन में। इसका आंसर हो जाएगा जिस जाति विशेष में साहित्य का अभाव या उसकी न्यूनता आपको दिखाई दे, आप निश्चिंत समझिए कि वह जाति असभ्य किंवा अपूर्ण सभ्य है। ठीक है, तो इसका जो आंसर आपने लिखना था कि जिस जाति विशेष में साहित्य का अभाव हो, ठीक है, और जिसमें हमें न्यूनता दिखाई पड़े, वह क्या कहलाती है, असभ्य जाति कहलाती है। अब देखते हैं घ नंबर का आंसर, साहित्य के रसास्वादन से मस्तिष्क को वंचित करने के क्या परिणाम हो सकते हैं, तो इसका जो आंसर है कि जैसे क्वेश्चन है कि रसास्वादन से मस्तिष्क को वंचित करने के क्या परिणाम हो सकते हैं, तो क्या परिणाम होंगे, वह निष्क्रिय होकर धीरे धीरे किसी काम का नहीं रह जाएगा। तो ये है बच्चों आपका किसका, घ नंबर का आंसर। पांचवा जो है, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक लिखिए, तो इसका बच्चों शीर्षक आप पे डिपेंड करता है कि आप क्या शीर्षक लिख के हैं, बट जो इसका शीर्षक बनता है वो हो सकता है साहित्य की समझ। ठीक है, तो इस टाइप से साहित्य से रिलेटेड आपने 2 से 3 शब्दों में एक शीर्षक देना था, तो जिन बच्चों ने लिखा है तो उनका सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट जो है वो है आपका बच्चों सेकंड जो क्वेश्चन है इसमें वो है, दिए गए संकेत बिंदुओं के आधार पर किसी एक विषय पर लगभग 250 शब्दों में निबंध लिखिए। पहला है सत्संगति। ठीक है, उसमें 4 हेडिंग दे रखे, प्रस्तावना, आवश्यकता, सत्संगति के विविध स्वरूप, सत्संगति के लाभ। इसके अलावा जो ख नंबर में आया था जनसंख्या वृद्धि, इसमें 4 टॉपिक दे रखे हैं, देश में आबादी की वृद्धि दर, सेकंड है जनसंख्या वृद्धि से उत्पन्न संकट, भविष्य में जनसंख्या की स्थिति,
जनसंख्या नियंत्रण के उपाय। तो इन दोनों के सॉल्यूशन बच्चों मैं पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है। तो जिनको इनका सॉल्यूशन देखना होगा, पूरा आंसर की कैसे क्या लिखना था, वो आप देख सकते हैं। इसके बाद आते हैं हम थर्ड नंबर पे। आपके मित्र ने परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की है, इस उपलक्ष्य में मृतक को बधाई पत्र लिखिए। आपका काल्पनिक नाम काका गाय। तो इसका सॉल्यूशन बच्चों मैं पीडीएफ में दोनों का साथ कर दूंगा, जो हमारा निबंध है और इसका थर्ड नंबर में जो क्वेश्चन है। तो इसी में सेकंड जो क्वेश्चन था, आपके क्षेत्र के किसी समाचार पत्र के संपादक को अपने क्षेत्र में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु एक पत्र लिखिए। आपका काल्पनिक नाम काखा गाय। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड और क्वेश्चन नंबर थर्ड, इसका पूरा सॉल्यूशन जो होगा मैं अलग से पीडीएफ में दे दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। इसमें ये जो है, ये है बच्चों आपका ग्रामर से, ठीक है। थर्ड और फोर्थ नंबर ग्रामर से था। तो इसमें है देखो, निम्नांकित वाक्य के आधार पर सही क्रिया बेस छाट कर लिखिए। किसान फसल उगाता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा बच्चों आपका हो जाएगा फर्स्ट नंबर, अकर्मक क्रिया है। क्यों अकर्मक है? क्योंकि इसमें बच्चों कर्म नहीं दिया है। अगर क्वेश्चन दिया होता किसान खेत में फसल उगाता है, तो वहाँ पे जो खेत होता है वो बच्चों हमारा क्या बन जाता, कर्म बन जाता, ठीक है। तो वो तब हमारे क्या हो जाता, सकर्मक होता। बट यहाँ पे सिर्फ क्या बोला है, किसान फसल उगाता है, तो ये क्या है बच्चों, अकर्मक है। तो जो चौथे का नंबर का आंसर है वो हो गया अकर्मक। उसके बाद आता है नंबर पे, बालिका गेंद से खेल रही है, वाक्य में कर्म क्या है, कर्म छांटना है, ठीक है। तो इसमें कर्म क्या है, गेंद। गेंद क्या हो गया बच्चों, इसमें कर्म हो गया। खेलना क्या हो गया, खेल रही है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, क्रिया हो जाएगा। तो नंबर का आंसर क्या हो जाएगा इसमें, सेकंड नंबर गेंद, ठीक है। बालिका क्या है, वहाँ पे संज्ञा है, खेलना क्या है, क्रिया है। उसके बाद आते हैं नंबर पर, प्रियंका अत्यंत परिश्रमी है इसलिए परीक्षा में प्रथम आई। इसमें समुच्चय बोधक, समुच्चय बोधक यानी दो वाक्यों को जोड़ने वाले शब्द, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, इसलिए, ठीक है। नेक्स्ट जो है नंबर, वह प्रतिदिन व्यायाम करता है। क्रिया विशेषण शब्द छाट कर लिखना है। क्रिया विशेषण यानी जो क्रिया की विशेषता को बताता हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिदिन। व्यायाम करता है, ठीक है। तो इस अब देखो, व्यायाम क्या करता है, प्रतिदिन करता है, तो यहाँ पे विशेषता क्या होगी, प्रतिदिन क्रिया की। तो ये हो गया बच्चों आपका फोर्थ नंबर कंप्लीट। नेक्स्ट आते हैं 5 नंबर पर, पुस्तक कलम से लिखी गई उक्त वाक्य में प्रयुक्त वाच्य का सही विकल्प छाटकर लिखिए, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा नंबर का सेकंड नंबर होगा कर्म वाच्य। नंबर देखते हैं, इसमें कहा है राम द्वारा धनुष तोड़ा गया, कर्तुवाच्य में परिवर्तित कीजिए। हमने वाच्य देखे थे, कर्तुवाच्य कर्मवाच्य है ना, तो इसमें हमें किस में बदलना है, कर्तुवाच्य में बदलना है। राम द्वारा धनुष तोड़ा गया, तो जब इसको हम कर्तुवाच्य में चेंज करेंगे तो आ जाएगा राम ने धनुष तोड़ा, ठीक हो गया। उसका जो नंबर है, अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करना चाहिए, इसको आज्ञार्थक में बदलिए। तो इसका बच्चों आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा बच्चों, जाओ अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करो, ठीक हो गया बच्चों। नेक्स्ट जो है वो देखते हैं अब इसमें। नंबर है, निम्न में से निषेधात्मक वाक्य का चयन कीजिए। तो इसमें 3 ऑप्शन थे, लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला वन गई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, तो ये हो नहीं सकता क्योंकि ये क्या है, प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। सेकंड जो है, रावण ने मंदोदरी की सलाह नहीं मानी, तो यहाँ पे नहीं भी है, और देखो क्या है, पूर्ण विराम है। ऊपर वाले में था कि वहाँ क्वेश्चन मार्क दे रखा था, तो वो नहीं हो सकता है। इसमें देखो नहीं, जहाँ पे नहीं शब्द आ गया वही हमारे क्या होता है, निषेधात्मक वाक्य होता है। थर्ड नंबर जो इसमें दे रखा था, वह प्रकृति कितनी सुंदर है, तो ये क्या है, विस्मयादिबोधक है, तो ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर। 6 नंबर का जो है वो पढ़ लेते हैं, जिसका जन्म ना हुआ हो, वाक्य के लिए उपयुक्त शब्द छाट कर लिखिए। तो जो इसमें ऑप्शन दे रखे थे, अजीर, अजर, अज, अजिन, तो इसमें जो राइट आंसर है बच्चों क्या हो जाएगा, अज। अज का अर्थ होता है जिसका जन्म ना हुआ हो। नंबर देखते हैं, सूर्य का समानार्थी शब्द। तो सूर्य का समानार्थी शब्द बच्चों क्या होता है, भास्कर होता है। इसमें 4 ऑप्शन थे, भास्कर, रत्नाकर, मधुकर, निशाचर, तो राइट आंसर क्या है, भास्कर, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं आप क्वेश्चन नंबर 7 में। ग्रामर सेक्शन खत्म हो गया, अब आ जाते हैं बच्चों आपकी बुक में। तो इसमें आपको 2 काव्यांश दिए थे, दोनों में से किसी एक काव्यांश पर आपने आंसर लिखना था। तो हम दोनों काव्यांश के जो आंसर हैं, क्वेश्चन हैं, उनका सॉल्यूशन देखेंगे। तो पहला वाला जो है वो है, लक्ष्मण ने परशुराम को मृदुवाणी में क्यों समझाया, ठीक है। तो इसके आंसर देख लेते हैं। जैसे है, इसमें पैराग्राफ दिया है, बिहसु लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभट मानी, पुनी पुनी मोहि देखा देखा आप कुठारो। तो ये वाला बच्चों आपका पैराग्राफ आया था। तो इसमें जो क्वेश्चन दे रखे हैं कि लक्ष्मण ने परशुराम को मृदुवाणी में क्या समझाया, तो इसका आंसर देख लेते हैं। परशुराम जी की बातें सुनकर लक्ष्मण जी हंसकर कोमल शब्दों में उनसे कहने लगे, हैं मुनिवर, तो आप स्वयं को महान योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ा दिखाते हैं, ऐसा लगता है जैसे आप अपनी फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। यहाँ कोई कुम्हारे की बत्तियाँ नहीं है जो तर्जनी उंगली को देखते ही मर जाती है, नष्ट हो जाती है। आपके पास कुल्हाड़ा और धनुष बाण देखकर ही मैं आपसे कुछ अभिमान से बोला था। आप भृगुवंशी और एगो पवित्र धारण किए हुए, इसलिए जो कुछ आप कह रहे हैं उसे मैं अपना क्रोध रोककर सह लेता हूँ। तो बच्चों ये टोटली जो आपने पैराग्राफ पढ़ा, उसमें जितना भी उसका भावार्थ है वही आपने इसमें लिखना था, ठीक है। नेक्स्ट जो है नंबर, इसका आंसर वो है, लक्ष्मण ने अपनी कुल परंपरा के बारे में क्या बताया। ये जो क्वेश्चन है, लक्ष्मण ने अपनी कुल परंपरा के बारे में क्या बताया।
तो इसका देख लेते हैं आंसर बच्चों गा नंबर का, सॉरी इसमें खा नंबर दे रखा है। इसमें कहा है परशुराम जी के वचनों के प्रति लक्ष्मण जी ने फूंक से पहाड़ उड़ाना, कुम्हाड़ी की बत्ती आदि कहकर उड़ाने दिए हैं। इसके साथ ही वे यह बताना चाहते हैं कि आप ब्राह्मण हैं और आपने जनेऊ धारण कर रखा है। ठीक है, यही बताना चाहते हैं कि आप ब्राह्मण हैं और अपने जनेऊ धारण कर रखा है। यही देखकर मैं आपकी बातों को सहन कर रहा हूँ, अन्यथा अब तक युद्ध ठन गया होता। यह तो हमारी वंश परंपरा है कि हम देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर शस्त्र नहीं उठाते, और आप भी ब्राह्मण हैं, इसलिए अपनी वंश परंपरा का पालन करते हुए मैं शस्त्र नहीं उठा रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो इसमें जो गा नंबर है, और देखो इसमें से 3 में से कोई 2 क्वेश्चन करने थे, तो 2 आप कर चुके होंगे स्टार्टिंग के पहले दोनों। गा नंबर जो है वो है यहाँ कुमड़ बतिया कोऊ नाही मैं निहित अर्थ का स्पष्ट कीजिए। इसमें अर्थ बताना था इसका, तो इसका जो अर्थ होगा बच्चों वो है कुमड़ बतिया से यहाँ पर आशय छुई मुई के पौधे के समान बहुत कमजोर, डरपोक अथवा निर्बल व्यक्ति से है। छुई मुई का पौधा उंगली के स्पर्श मात्र से मुरझा जाता है। कुछ स्थानों पर काशी फल को भी कुम्हड़ा कहा जाता है, किंतु यहाँ अर्थ के साथ उसका कोई साम्य नहीं है। तो ये बच्चों हो गया आपका जो 7 नंबर में 2 दे रखे थे पैराग्राफ, कविताएं दे रखी, तो उसमें पहले वाली कविता के हमने आंसर देख लिए। सेकंड नंबर जो है वो है माँ ने कहा पानी में झाँककर अपने चेहरे पर मत रीझना। तो बताओ बच्चों ये कौन सा चैप्टर है? सेकंड नंबर जो है हमारा पैराग्राफ आया है वो आपका चैप्टर है ऋतुराज का कन्यादान। ठीक है, तो इसमें जो क्वेश्चन आया है कि आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं, ऐसा कवि ने क्यों कहा है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर होगा बच्चों विवाह के समय एक माँ अपनी बेटी को सुखद जीवन का मूल मंत्र समझाती हुई सीख देती है कि बेटी कभी अपने रूप सौंदर्य पर घमंड मत करना है, क्योंकि यह घमंड कन्या के जीवन को आग की तरह जलाकर भस्म कर देता है। जैसे आग का समुचित उपयोग करके उस पर रोटियां सेककर जीवन को ऊर्जा प्रदान की जाती है, ठीक वैसे ही तू अपने रूप सौंदर्य का उपयोग अपने पति के जीवन की ऊंचाइयां प्राप्त करने के लिए, ऊर्जास्वित करने के लिए करना, क्योंकि आग की उपयोगिता सार्थकता रोटी सेकने में, किसी को जलाने में नहीं होती। ठीक हो गया। खा नंबर देखते हैं, लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। तो इसका जो आंसर होगा वो भी देख लेते हैं। माँ ने ऐसा इसलिए कहा कि तुम अपने अंदर लड़की के कोमलता रूपी गुणों को तो जीवित रखना, पर इस कोमलता को कोई तुम्हारी कमजोरी समझ ले ऐसा मत करना, क्योंकि वर्तमान में लड़कियों पर बहुत अत्याचार किए जा रहे हैं परंतु वे उनका प्रतिकार नहीं कर पाती। यहाँ माँ ने अत्याचारों को प्रतिकार करने की सीख दी है। ठीक हो गया बच्चों। अब उसके बाद गा नंबर है उक्त कविता के कवि और कविता का शीर्षक लिखना था। हमें इसमें बताना था कि इसका कवि कौन है और कविता का नाम क्या है। तो इस कवि जो ये कविता है बच्चों उसका नाम है कन्यादान और जो इसके कवि हैं वो हैं ऋतुराज। ठीक है, तो 7 नंबर भी कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो अब जो हमारे क्वेश्चन है 3-3 नंबर के हैं, 2 क्वेश्चन करने हैं। पहला इसमें उत्साह कविता में बादल किन किन अर्थों की ओर संकेत करता है। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा उत्साह कविता में बादल पीड़ित प्यासे जन की आकांक्षा, नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, विप्लव और क्रांति की चेतना को संभव करने वाला आदि अर्थों को प्रकट करता है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया बच्चों का नंबर का। और इसमें मैंने जितने भी ये क्वेश्चन मैंने आपके काव्यखंड और गद्यखंड से बताए थे, तो ये सारे क्वेश्चन मैं इनको पहले ही आपको जो मोस्ट इंपोर्टेंट की वीडियो थी उसमें मैंने ये सारे क्वेश्चन बता दिए थे कि यही क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद जो सेकंड क्वेश्चन है, गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा कैसे लोगों को देने की बात कही है। तो इसका आंसर देख लेते हैं बच्चों। गोपियों ने उद्धव से योग की शिक्षा उन लोगों को देने की बात कही है जिनके जो मन है चंचल है, जिनके मन चंचल है। ठीक है, उसके बाद गा नंबर है भ्रमर गीत से आप क्या समझते हैं तथा भ्रमर को किसका प्रतीक माना गया है। इसका आंसर देख लेते हैं। भ्रमर गीत वाला ये भी बच्चों जो क्वेश्चन है वो आपका फर्स्ट कविता से ही है, सॉरी सूरदास वाले चैप्टर से है। इसमें जो आंसर है वो है भ्रमर गीत का शाब्दिक अर्थ होता है भ्रमर को संबोधित करके गाया गया गीत। हिंदी काव्य क्षेत्र में भ्रमर को धोखेबाज, निरंकुश और कली पर मंडराने वाले मधु लुलु प्रेमी का प्रतीक माना गया है। विरह वेदना से व्यथित गोपियाँ श्री कृष्ण को इसी रूप में मानती हैं। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों इसका आंसर कि किसका प्रतीक माना गया। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 9। ये क्वेश्चन नंबर 9 जो है क्वेश्चन है का इसमें अट नहीं रही है, शीर्षक के आधार पर बताइए कि फागुन में ऐसा क्या होता है जो बाकी ऋतुओं से भिन्न होता है। तो इसका आंसर देख लेते हैं कि अट नहीं रही है कविता के आधार पर फागुन की आभा प्रकृति में नहीं समा पा रही है, इसलिए वह प्रकृति के कण कण से फूट रही है। सब और प्रकृति का ऐसा रम्य रूप है कि उसकी शोभा तन में समा नहीं रही है। फागुन अर्थात वसंत में सब खिले फूलों से जो सुगंध चारों ओर फैल रही है, लगता है वह वसंत की सुवासित
सांस है जिसे सृष्टि रूपी सारा घर सुगंध से भर गया। लगता है फागुन ने आकाश में उड़ने को अपने पंख खोल दिए हैं। उसकी आभा ऐसी है कि एक पल के लिए भी उससे दृष्टि हटाई नहीं हटती। सब और पेड़ पौधों की डालियां कहीं हरे तो कहीं लाल कोमल पत्तों से लद गई हैं। फूलों से लदी लताएं ऐसी लगती हैं मानो फागुन अर्थात वसंत के गले में मादक गंधवली पुष्पों की माला डाल दी गई हो। उसकी यह शोभा इतनी मनोहर है कि संपूर्ण पृथ्वी में भी समा नहीं पा रही है। तो ये होगा बच्चों आंसर आपका किसका, 9वें का का। उसके बाद खाना नंबर देखते हैं। परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने के क्या क्या तर्क दिए। तो इसका आंसर भी देख लेते हैं बच्चों। इसका जो आंसर है वो है लक्ष्मण जी ने परशुराम से कहा कि हमने लड़कपन में बहुत से धनुष तोड़े थे किंतु तब तो आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। ठीक है, इस धनुष पर आपकी इतनी ममता किस कारण है। मेरी समझ में तो सभी धनुष एक समान है। यह धनुष शिव धनुष तो बहुत पुराना था। श्री राम ने उसे धोखे से छूकर देख लिया और यह उनके छूते ही टूट गया। इस प्रकार लक्ष्मण जी ने परशुराम को धनुष के पुराने होने का तर्क आते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में कहा है निम्नलिखित गद्यांशों को पढ़कर किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो इसमें जो पहला गद्यांश है वो है फादर बुल के संकल्प से सन्यासी थे और जो दूसरा है आषाढ़ की रिमझिम। तो पहले वाले के इसमें 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, उसके आंसर देख लेते हैं। पहला है जो है वह है फादर बुल्के की चिंता क्या थी और क्यों। इसका आंसर देख लेते हैं। ये क्वेश्चन मैंने बच्चों जब वीडियो बनाई थी उसमें मैंने ये वाला क्वेश्चन बता दिया था। क्वेश्चन है कि फादर बुल्के की चिंता क्या थी। ठीक है, तो इसका आंसर देख लेता हूँ मैं, कहाँ पर है इसका आंसर। इसका आंसर है फादर बुल्के को सबसे बड़ी चिंता हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में देखने की थी। हर मंच से इसकी तकलीफ बयान करते, इसके लिए अकाट्य तर्क देते, बस इसी एक सवाल पर उन्हें झुझलाते देखा जा सकता था। वे हिंदी वालों द्वारा ही हिंदी की उपेक्षा किए जाने से बड़े दुखी थे। तो ये हो गया बच्चों, मेन था कि हिंदी को राष्ट्रभाषा बनाना। सेकंड जो क्वेश्चन है हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा से फादर बुल्के पर क्या प्रतिक्रिया हुई। तो इसका आंसर देख लेते हैं। हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा से फादर बुल्के पर यह प्रतिक्रिया होती थी कि उन्हें इस पर झुंझलाहट आती थी। हिंदी वालों द्वारा हिंदी की उपेक्षा पर उन्हें अत्यधिक दुख होता था। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया अब आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 10वें का पहला वाला कंप्लीट। तो 2 में से कोई एक करना था। दूसरा वाला देख लेते हैं, आषाढ़ की रिमझिम वाला। समूचा गांव खेतों में उतर पड़ा था, कहीं हल चल रहे थे, कहीं रोपनी हो रही थी, धान के पानी भरे खेतों में बच्चे उछल रहे थे। तो ये कौन सा चैप्टर है बच्चों, बाल गोविंद भगत। तो बाल गोविंद भगत वाले चैप्टर में चले जाते हैं अब। इसमें जो पहला क्वेश्चन है कि आषाढ़ की रिमझिम का जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभाव का चित्रण कीजिए। तो जब आपने चैप्टर पढ़ा होगा तो उसमें देखा होगा कि चारों तरफ क्या हो गया था, जैसे ही बारिश शुरू हो गई थी, ठीक है, तो सभी लोग खुशी खुशी धान के पौधे लगाने, धान की रोपाई करने लग गए थे और भगत जो बाल गोविंद भगत थे गीत गाने लग गए थे, साथ में सभी लोग उनका साथ देने लगे थे। जो छोटे बच्चे थे वो कीचड़ में खेल रहे थे, यानी चारों तरफ खुशी का माहौल पैदा हो गया था। ठीक हो गया। उसके बाद बाल गोविंद भगत के मधुर संगीत की विशेषताएं बताइए। तो बाल गोविंद भगत जब गीत गाते थे तो आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा होगा कि सभी लोग जब वो बाहर बैठकर अपने गीत गाते थे तो सभी लोग गांव के जो लोग थे इकट्ठे हो जाते थे उनके गीत सुनने के लिए और मौसम भी चारों तरफ खुशनुमा हो जाता था। ठीक है, तो इसमें जब आपने ये पैराग्राफ पढ़ा होगा उसमें भी आपने इसका आंसर देखा होगा। तो ये हो गया बच्चों आपका 10वें का, सेकंड का और खा दोनों कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 11 का सॉल्यूशन। इसमें कहा है निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये है क्वेश्चन का नंबर, सेनानी ना होते हुए चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो आपको मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि ये क्वेश्चन जरूर आएगा, तो फिर भी इसका आंसर देख लेते हैं कि सेनानी ना होते हुए भी चश्मे वाले को लोग कैप्टन क्यों कहते थे। तो जो इसका आंसर है बच्चों वो है कि पूरे कस्बे में कैप्टन एक ऐसा व्यक्ति था जिसे नेताजी की मूर्ति से लगाव था। वही नेताजी के चश्मे को बदला करता था। कैप्टन में देशभक्ति की भावना प्रबल थी, इसी कारण लोग उसे कैप्टन कहते थे। ठीक हो गया। फादर बुल्के जो खा नंबर है इसका 11वें का, फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग है, किस आधार पर ऐसा कहा गया है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर ये है बच्चों कि फादर की कर्मभूमि भारत ही रही, वे 47 वर्षों तक भारत में ही रहे। फादर हिंदी से बहुत प्यार करते थे, भारत उनकी रग रग में बसा था। वे स्वयं को भारतीय कहते थे। हिंदी की उन्होंने महती सेवा की, जबकि हिंदी वालों ने हिंदी की उपेक्षा करके उसको सबसे अधिक हानि पहुंचाई है। फादर हिंदी को राष्ट्रभाषा न बनाए जाने को लेकर चिंतित रहते थे। ये सभी कारण ऐसे हैं कि जिनके आधार पर कहा जा सकता है कि फादर बुल्के भारतीय संस्कृति के अभिन्न अंग थे। ठीक हो गया। उसके बाद जो सेकेंड इसमें जो क्वेश्चन है
वो है गा नंबर जो है गठित पाठ के आधार पर बताइए कि बाल गोविंद भगत सामाजिक मान्यताओं को नहीं मानते। तो जो इसका आंसर है वह है बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे किंतु उनकी दिनचर्या साधु जैसी थी। वे कभी झूठ ना बोलते, दूसरों की वस्तु को ना छूते व ना उनका इस्तेमाल करते। वे दूसरों के खेतों में शौच के लिए नहीं जाते थे। इसलिए लोगों को लगता है कि किस प्रकार गृहस्थ होकर भी भगत इतने साधारण जीवन का निर्वाह कर लेते, जबकि एक आम आदमी के लिए यह सब बड़ा कठिन था। इसलिए भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण थी। ठीक है, तो ये हो गया बच्चों आपका 11 नंबर भी कंप्लीट। इसमें 2 क्वेश्चन करने थे, मैंने तीनों का आंसर बता दिया। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 12वां है का हालदार साहब हमेशा चौराहे पर रुकते और नेताजी को निहारते क्यों? नेताजी का चश्मा कहानी के आधार पर स्पष्ट कीजिए। तो जब आपने ये कहानी पढ़ी होगी नेताजी का चश्मा, तो इसमें आपने देखा होगा कि एक हालदार साहब थे जो किसी कंपनी में काम करते थे। तो उनका काम क्या था, डेली वो उस चौराहे से निकलते थे जहाँ पर कैप्टन चश्मे वाले की दुकान थी। दुकान तो नहीं थी, चलती फिरती क्या थी, फेरी थी। ठीक है, तो वो वहाँ से निकलते थे, देखते थे कि जो नेताजी की मूर्ति लगी है डेली वहाँ पर कोई ना कोई चश्मा बदल देता था। बट जब उसने एक दिन पान वाले से पूछा कि ये मूर्ति का चश्मा कौन बदलता, तो उसने कहा कि ये कैप्टन है चश्मे वाला, तो वो उसकी मूर्ति पर लगे चश्मे को बदल देता है। ठीक है, तो एक दिन क्या हुआ, वो चश्मे वाला जो था, ठीक है, वो मर गया। फिर उसके बाद एक दिन वो वहाँ रुके। पहले तो उन्होंने सोचा कि वो अब वहाँ नहीं रुकेंगे। फिर जब वो वहाँ पहुँचे कस्बे में, तो उन्होंने देखा कि ड्राइवर से कहा कि ब्रेक लगाओ। पहले तो उन्होंने मना कर दिया था कि उस चौराहे पर नहीं रुकना है, क्योंकि जो कैप्टन था, जो चश्मे वाला था, वो मर चुका था। बट जब वो वहाँ से निकले तो उन्होंने देखा कि मूर्ति पर चश्मा लगा है। तो एकदम से उन्होंने ड्राइवर से ब्रेक लगाने को कहा, तो उन्होंने देखा कि सरकंडे का चश्मा लगा है। तो फिर जब पान वाले से पूछा, किसने, हालदार साहब ने, कि ये कहाँ से आया, तो उसने कहा कि ये तो बच्चे लगा करके गए। तो इसमें हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमारे देश में बच्चों के मन में क्या है, देशभक्ति की भावना अभी भी जागृत है। तो यही आपने पूरा इसको एक स्टोरी के रूप में लिखना था कि क्यों निहारते रहते थे। उसके बाद 12वें का खा नंबर है बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। तो ये क्वेश्चन बच्चों रिपीट हुआ है। देखो इसमें पहले भी सेम क्वेश्चन था, एक क्वेश्चन फिर से वही रिपीट हो गया कि बाल गोविंद भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण क्यों थी। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर है कि बाल गोविंद भगत गृहस्थ थे किंतु उनकी दिनचर्या साधुओं जैसी थी। वे कभी झूठ ना बोलते, दूसरों की वस्तु को ना छूते, ना उनका इस्तेमाल करते। वे दूसरों के खेतों में शौच के लिए नहीं जाते थे। इसलिए लोगों को लगता था कि किस प्रकार गृहस्थ होकर भी भगत इतने साधारण जीवन का निर्वाह कर लेते हैं, जबकि एक आदमी के लिए यह बड़ा कठिन है। इसलिए भगत की दिनचर्या लोगों के अचरज का कारण थी। ठीक है, तो ये होगा बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 12 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। इसमें है निम्नलिखित में प्रश्नों में से किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो का नंबर देखते हैं, माता का आंचल पाठ के आधार पर संतान के प्रति माँ के ममता और पिता के दुलार का चित्रण अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों आपने कहानी पढ़ी होगी कि एक बार जब भोलानाथ ने सांप को देखा तो वो बहुत डर गया और दौड़ते हुए अपनी माँ के आंचल में चले गया। ठीक है, तो उस समय अपने पिता के पास नहीं गया, क्योंकि उसका जो मोह प्रेम था वो किसके प्रति ज़्यादा था, अपनी माँ के प्रति ज़्यादा था। बट जब उसके विपरीत हम देखते हैं कि सुबह उसके पिताजी उठते थे, ठीक है, नहाने के लिए जाते थे, फिर वहाँ से आकर के पूजा करते थे। तो वो अपने पिता के साथ पूजा वगैरह करता था और दिन में अपने साथियों के साथ खेलते रहता था। तो यही लिखना था कि पिता का दुलार और उसकी माँ के प्रति ममता को अपने शब्दों में लिखना था। ठीक है, तो यही इतना आपने लिखना था। 13वें का खा नंबर जो है वो है जॉर्ज पंचम की नाक कहानी के आधार पर सरकारी तंत्र की मानसिकता का वर्णन कीजिए। इसका आंसर देख लेते हैं। तो इसका आंसर बच्चों बहुत बड़ा है, मैं पढ़ देता हूँ, बाकी इसका आंसर मैं पीडीएफ में दे दूंगा। तो जॉर्ज पंचम की नाक कहानी की विषय वस्तु भले ही स्वतंत्र से पूर्व की, किंतु इस विषय वस्तु के माध्यम से लेखक ने वर्तमान के सरकारी तंत्र की कार्यप्रणाली पर व्यंग्य किया है। किस प्रकार जन कल्याणकारी। अब उसमें देखो लास्ट में क्या था, एक बोल दिया कि असली नाक लगा देते हैं। जो मूर्तिकार था, एक सरकारी स्कूल के किसी मूर्तिकार को उठा लिया और उसको कहा कि इसकी मूर्ति लगानी है। तो उसने पूरे देश का चक्कर लगाया, नेताजी की मूर्ति देखी, वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति देखी। ठीक है, तो कोई भी मूर्ति, किसी की भी नाक फिट नहीं आ रही थी इस मूर्ति पर जो जॉर्ज पंचम पर लगानी थी। ठीक है, जॉर्ज पंचम की मूर्ति पर लगानी थी। तो लास्ट में आपने कहानी में पढ़ा कि कैसे पूरा व्यंग तरीके से इस पूरी स्टोरी को दिखाया गया। तो आपने इसका आंसर सेम बना करके लिखना था, कोई इसमें याद नहीं करना था। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह है गंगटोक को मेहनतकश बादशाहों का शहर क्यों कहा गया है, स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन मैंने बता दिया था कि ये एग्जाम में आपके आएगा ही आएगा। इसका आंसर देख लेते हैं।
क्वेश्चन बच्चों ये गया आपका हाँ ये रहा। गंगटोक पर्वतीय नगर है। यहाँ के लोग ऊंचे नीचे संकरे पहाड़ी रास्तों पर चलते हुए कठिन परिश्रम करते हैं। गंगटोक का इतिहास और नगर की एक एक वस्तु उनके कठिन परिश्रम की गवाही देती है, इसलिए लेखिका ने इसे मेहनतकश भाषाओं का शहर कहा है। ठीक हो गया। तो ये हो गया बच्चों आपका गा नंबर भी कंप्लीट। इसके बाद जो गा नंबर है, साना साना हाथ जोड़ी कहानी के आधार पर बताइए कि प्रकृति ने जल संचय की व्यवस्था किस प्रकार की है। तो आपने ये स्टोरी पढ़ी होगी कि उसमें जल संचय की, अब आपको भी पता है कि प्राकृतिक कैसे अपना पानी को संचित करती है। ठीक है, तालाब कुएं वगैरह तालाब बना लेती है या नदियों में से अपना पानी कहाँ से समुद्र में भेजती रहती है। तो इसको भी आपने सिर्फ बनाकर रखना था। अगर आप ये स्टोरी नहीं भी पढ़े होंगे तो आप इसका आंसर इजीली कर सकते थे बच्चों। तो ये हो गया आपका हिंदी का कंप्लीट। उसके बाद जो इसमें खंड बाद रखा है वो है आपका टोटली संस्कृत। तो उसका आंसर भी देख लेते हैं। 14 नंबर का जो कहा है वो है हरिद्वारम उत्तराखंड से कीर्तिशम नगरम अस्ति। तो इसका जो आंसर है 74 का, सॉरी 74 कह रहा हूँ, 40 नंबर का क्वेश्चन है कि हरिद्वारम उत्तराखंड से कीदृशः नगरम भवति, सॉरी नगरम अस्ति। इसका जो आंसर है हरिद्वारम उत्तराखंड से ऐतिहासिकम सांस्कृतम पौराणिकम विश्वविख्यातम नगरम अस्ति। ठीक है, और खा नंबर जो है इसमें देखो टोटल आपको 3 करने थे। खा नंबर है हरिद्वार से कणे कणे के व्याप्ता संति। तो इसका आंसर देख लेते हैं। भारतीय संस्कृति राष्ट्रीय भाव देशस्य गरिमा बोधस्य च हरिद्वार से कणे कणे व्याप्ता संति। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है कीदृशी गंगा समभूमि प्रविशति। इसका जो आंसर है गंगा वाला क्वेश्चन है आपका बच्चों कीदृशा। इसका जो आंसर है पतित पावनी पाप विमोचनी मोक्षदायिनी गंगा पर्वत शिखराणाम मध्ये विचरन्ति कलकल निनादम त्याक्त्वा शांत स्वरेण समभूमे प्रविशति। नेक्स्ट क्वेश्चन है घा नंबर हरिद्वार से कानि अपराणी नामानि पुराणेषु वर्णितानि संति। तो इसका जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। क्वेश्चन बच्चों ये मैंने पूरा पेपर लिया है, उसके बाद मैंने टिक लगा लिया था कि कौन सा आंसर किस पेज पर है, तो थोड़ा ढूंढने में ज़रूर टाइम लगेगा। क्वेश्चन है कि हरिद्वार से कानि अपराणी, इसका आंसर मिल गया बच्चों। इसका जो आंसर है हरिद्वारम स्वर्गद्वारम तपोवनम माया क्षेत्रम मायापुरी कपिलाश्रम कपिलाचा यतानी नामानि पुराणेषु वर्णितानि संति। यानी पुराणों में हरिद्वार को और किस किस नामों से जाना गया है। 14 नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं बच्चों 15 नंबर। इसमें कविता पढ़ करके किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर देना था। तो जो इसमें का नंबर है वहिन मध्य तापनाथ कहा क्लिश्यमानो नास्ति। ये जो आंसर है पहले मैं निकाल लेता हूँ इसका। तो इसका जो आंसर है वो है ना ताड़नाथ ना बहिर्मध्य तापनाथ ना विक्रायत सुवर्ण क्लिश्य माना अस्ति। नेक्स्ट जो है वो है सुवर्ण से मुख्य दुखम किम अस्ति, यानी सुवर्ण लोगों का मुख्य दुख क्या है। तो इसका आंसर देख लेते हैं। इसका जो आंसर है बच्चों वो है जनः ता गुंजिता तोलयन्ति इति सुवर्ण से मुख्य दुखम अस्ति। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है जनः सुवर्ण कया तोलयन्ति। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो है जनः सुवर्ण गुंजया तोलयन्ति। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया आपका कौन सा क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16। पठित पाठ के आधार पर किन्हीं 3 प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखिए। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है सत्संगति इति शब्द से का अर्थ। तो इसका आंसर मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा इसका आंसर। इसका जो आंसर होगा सत्संगता सत्संगति। ठीक है, सत्संगति कथ्यते। तो ये होगा बच्चों आपका फर्स्ट का नंबर। सेकंड नंबर जो है उसका मनुष्य की प्राप्तो हिमालयम गच्छन्ति। मनुष्य क्या प्राप्त करने के लिए हिमालय जाते हैं। तो इसका देख लेते हैं आंसर। मुनिहा की प्राप्तो। तो मुनिहा शांति प्राप्तो हिमालयम गच्छन्ति, यानी मुनि जो होते हैं वो शांति प्राप्त करने के लिए हिमालय जाते हैं। गा नंबर जो है नीर शीर विवेके कहा भक्ति। इसका आंसर देख लेते हैं नीर शीर विवेके कहा भक्ति। तो जो आंसर है नीर शीर विवेक ही हंसा भवती, खाली हंस लिखना था इसके आंसर में। फिर है घा नंबर राजा रघु कस्य पुत्र आसित। तो इसका जो आंसर हो जाएगा राजा रघु दिलीपस्य पुत्र आसित। ठीक है, तो ये होगा बच्चों आपका 16 नंबर कंप्लीट। अब देखते हैं 17 नंबर। इसमें कहा है निम्नलिखित दिए गए शब्दों में से उचित शब्द चुनकर किन्हीं 4 वाक्यों में रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। तो का नंबर सर्वेषणाम धर्माणाम
एव। अब इसमें जो पहला आएगा वो आएगा बच्चों लक्ष्यम, ठीक है, लक्ष्यम स्थिति। जो दूसरा है खा नंबर दुखद से बिना नैव, इसका जो रिक्त स्थान है उसमें आएगा सुखद से। गा नंबर है गंगा गातीरे, इसमें जो रिक्त स्थान है वहाँ पे आएगा मुनिया निवसंती। घा नंबर है चाणक्य, चाणक्य चंद्रगुप्त से मंत्री आसीत। घा नंबर। अड़ा नंबर में जो है सज्जनानाम संगति सत्संगति भवती। चा नंबर है अहम संस्कृतम पठामी, तो लास्ट वाले में क्या आएगा पठामी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 पे। इसमें कहा है निम्नलिखित में से निर्देशानुसार किन्हीं 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो 3 करने थे बच्चों, टोटल हमें कितने दे रखे 5। तो पहला वाला है संधि कीजिए, तो इसमें दे रखा है हरे प्लस अव, तो इसका जो आ जाएगा संधि क्या हो जाएगा हरेव, ठीक है। सेकंड जो दे रखा है यदि प्लस अपि, तो इसका क्या हो जाएगा यद्यपि। खा नंबर है संधि विच्छेद करना है, पहले संधि करनी थी अब संधि विच्छेद करना है। देखो पहला जो है इसमें वो है स्वागतम, तो इसकी जो संधि विच्छेद होगी क्या हो जाएगी सु प्लस आगतम। नैनम है तो इसकी क्या हो जाएगी ने प्लस अनम। गा नंबर में जो क्वेश्चन है वो है समास विग्रह कृत्वा समास विग्रह कर समास का नाम लिखना है। तो राम लक्ष्मण है, राम लक्ष्मणो है, ठीक है। तो इसका जो हम विग्रह करेंगे तो इसका क्या हो जाएगा रामश्च और लक्ष्मणस्य, रामश्च चा लक्ष्मण चा, ये लिख सकते हैं आप। और जो इसका भेद है वो है द्वंद्व पुरुष, ठीक है, द्वंद्व समास है। सेकंड जो है हिमालय, तो इसका क्या हो जाएगा हिमालयस्य, ठीक है, हिमालयस्य प्लस आलय, इसमें जो हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष हो जाएगा। घा नंबर देखते हैं इसका, इसमें बोला है निम्नलिखित पदों में उपसर्ग अलग कर लिखिए। तो अनभिज्ञ, तो इसमें क्या हो जाएगा बच्चों उपसर्ग अन। फिर है सुशिक्षित, तो इसमें जो उपसर्ग होगा वो क्या हो जाएगा सु। बच्चों क्या है इसमें उपसर्ग, तो उपसर्ग हमेशा कहाँ रहता है शब्द के आगे वाले हिस्से में। अगला नंबर जो है कोष्टक में दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहला नंबर जो है पत्राणी पतंती, इसमें जो आएगा वो आएगा वृक्षात, ठीक है। सेकंड नंबर है बालकः रिक्त स्थान मित्राय पुस्तकम ददाति, तो इसमें जो आएगा वो आएगा मित्राय, ठीक हो गया। 19 नंबर है निम्न शब्दों में से किन्हीं 4 का वाक्य में प्रयोग कीजिए। सबसे पहले था सा, तो सा से भी आप कोई शब्द बना सकते हैं, जैसे सा पत्रे लिखन्ति। घा नंबर है गमिष्यामि, तो इसमें लिख सकते हो अहम स्वः गमिष्यामि। रामस्य है तो इसमें आ जाएगा सीता रामस्य भार्या आसीत। फिर है घा नंबर आसीत, ऐसा एका बालिका आसीत। अड़ा नंबर है वयम, तो वयम कंदुकेन क्रीडामि। 4 नंबर आ जाएगा जिगरंती बालकाः पुष्पम जिगरंती, ठीक है। तो ये जो बच्चों आपको इसमें वाक्य प्रयोग करने थे, तो ये आप कहीं ये पूरे पेपर में जो संस्कृत का आया तो कहीं से भी आप 4 वाक्य उठा सकते थे। फिर उसके बाद इसमें अथवा, या तो आपको 19 का वो करना था या अथवा में दे रखा है। इसमें बोला है कि निम्न वाक्यों में से किन्हीं 2 का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो इसमें जो का नंबर है वो है तुम दोनों खेलोगे, तो इसका बच्चों क्या हो जाएगा युवाम खदिष्यतः, ठीक है। खा नंबर है हम सब विद्यालय गए, तो इसमें जो आ जाएगा वयम विद्यालयम आगच्छाम। गा नंबर है वह रामचरितमानस पढ़ती है, तो सा रामचरितमानसम पढ़ती, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया आपका कंप्लीट हिंदी का सॉल्यूशन, ठीक है। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने इतना प्यार दिया है। जो मैंने वीडियो बनाई थी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, लगभग 3000 प्लस हो चुकी है, मतलब लगभग 35 से 4000 के बीच उसमें व्यूज़ आ चुके हैं। तो इसी तरह आप अपना प्यार मुझ पर बनाए रखें, और किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो टेंशन फ्री होकर के आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नई वीडियो में नए चैप्टर के साथ। चैप्टर तो क्या फिलहाल अभी बच्चों हम क्या कर रहे हैं, वैसे तो मैथ्स का कराता हूँ मैं, बट अभी जब आपका एग्जाम टाइम चल रहा है तो इसमें मैं क्या बता रहा हूँ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज चला रहा हूँ, ठीक है। तो अभी हम किसका कर रहे हैं साइंस का, क्योंकि आपका 31 तारीख को किसका पेपर है साइंस का। उसके बाद हम देखेंगे कौन सा सब्जेक्ट नेक्स्ट जो होने वाला है 5 तारीख को आपका मैथ का, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।